हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और ऑब्जेक्टिव सेशंस में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत के बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जामिनेशन में इन सभी स्लाइड्सों में से प्रश्न आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पेपर में दिखे। तो बिना देरी किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए ऊर्जा के डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अब हम शुरू करते हैं और प्रश्न के साथ शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो निम्नलिखित में जो है बायोगैस का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा जो है वह बायोगैस वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, क्योंकि इससे आपको एक सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एक तरह से हीट इफेक्ट है। क्या है? हीट इफेक्ट है। जो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक हो जाने से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ठीक है। क्या है? यह लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। यह लंबे समय से बहुत धीरे 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 होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, अभी के समय में हर घर में आपको मोटरसाइकिल, बाइक या हर कुछ मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। क्या होता है? हमारा टेम्परेचर जो है, तापमान जो है आसपास का वायुमंडल का, क्या होता है, वह बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो उससे एक इफेक्ट होता है, इफेक्ट उत्पन्न होता है जो बहुत ज़्यादा हीट के रूप में देखा जाता है। तो इस इफेक्ट के कारण क्या, बड़े बड़े ग्लेशियर जब पिघल जाते हैं तो उससे क्या होता है कि बाढ़ आने लगती है। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगला है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत नाभिकीय विखंडन है। क्या है? नाभिकीय विखंडन नहीं है, संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है। चलिए, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने, क्या कहते हैं, नियंत्रित करने में प्रयुक्त कौन होता है? तो नाभिकीय विखंडन को प्रयुक्त करने में कैडमियम का क्षार जो है वह प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उससे कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? मुक्त होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। तो बॉक्स नुमा जो सौर कुकर होता है, 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान कितना हो जाता है? तो 140 डिग्री से, नहीं, क्या कहते हैं, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या हो जाता है? 100 से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे क्या होता है कि
किसी भी प्रकार का खाना बनाने में आसानी हो जाती है। मतलब खाना जो बनाने का टेम्परेचर होता है वो 100-140 के आसपास ही होता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करके खाना बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो है वह डेनमार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पवनों का देश, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा पवन विद्युत जनित्र, फिल्मों में जरूर से देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये घूम रहा होता है हमेशा। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर देखे होंगे। तो ये कह रहा है कि वहाँ पे जो, ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं भी लगाया जा सकता है, ये लगाने के लिए भी, उसके लिए भी कोई ऐसा स्थान होगा ना जहाँ के लिए वो सूट हो सके। ठीक है, तो पवन विद्युत जनित्र को कहीं भी नहीं लगाया जा सकता, उसका कुछ कंडीशन होता है, जो अगर कंडीशन फॉलो कर लिया तो वहाँ लगा सकते हैं, अगर नहीं कर पाए वहाँ वो कंडीशन फॉलो तो नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ यही सवाल है कि एक कंडीशन तो ये भी होगा कि क्या होगा कि वहाँ की पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। तो वहाँ की पवन की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, यानी कि इनमें से सभी जो है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो पुराने काल में सबसे अधिक, तो घास तो होगा नहीं, घास जला कितना ही ऊर्जा मिलेगा। पवन का यूज ही नहीं कर पाते थे हम लोग, बहता जल के लिए भी हम लोग नहीं कर पाते थे। लकड़ी जो था पुराने समय में सबसे अधिक हम लोग किसका उपयोग करते थे? लकड़ी का। कुछ भी करना हो लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, खाना बनाना हो लकड़ी का उपयोग करना है। चलिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? तो गोबर गैस एक प्रकार का कहते हैं, गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? बायोगैस है। गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? बायोगैस है। क्या है? बायोगैस। चलिए अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा के प्रकार में नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो यहाँ पूछ रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिसको हम खत्म करने के बाद फिर से पा सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो फिर से हमको प्राप्त हो जाता है बार बार, तो वो नवीकरणीय होता है। अगला प्रश्न है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि जैव गैस जो है एक उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन गैस कितने % पाई जाती है? तो इसमें मीथेन गैस जो है 75% पाई जाती है। कितने पाई जाती है? 75%। ठीक है, 75% क्या पाई जाती है इसमें? मीथेन गैस। किसमें? जैव गैस में। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वह क्या है? अनवीकरणीय है। क्या है? जीवाश्म ईंधन हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
सौर कुकर, सौर सेल, सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सौर कुकर क्या करता है, सूर्य के ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है और उसका हीट को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन है, तो जैव गैस जो है यह एक उत्तम ईंधन है। क्या है, उत्तम ईंधन है। चलिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्मी ईंधन जो है वह ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं? तो अनवीकरणीय स्रोत हैं। क्या है, अनवीकरणीय स्रोत हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो है वह गंगा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो भारत जो है पवन द्वारा ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा बनाने में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अभी आप लोग बहुत सभी के मन कर रहा होगा कि चलिए हो गया, इतना देख लिए बहुत है। बहुत को तो नींद भी आ रहा होगा। देखिए, एक बार देख लिए मतलब क्लियर, बार बार देखने का झंझट खत्म। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल जो है बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करती है? ट्रांसफर करती है। डैम बनाते हैं, डैम में क्या होता है? बांध को क्या कहते हैं? डैम। तो बांध जो बनाते हैं वो उसमें एक टरबाइन लगाते हैं, वो क्या कहते हैं? बांध के ऊर्जा को यानी ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित कर देती है? तो विद्युत ऊर्जा के। तो हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत आती है, बिजली आती है, वो कहाँ से आती है? इसी बांध में टरबाइन लगा होता है। वही टरबाइन क्या करती है? ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। उसके बाद फिर वह पावर हाउस में आता है, पावर हाउस में ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पे विद्युत ऊर्जा को सेटअप किया जाता है ताकि घर में जो फ्रीक्वेंसी है, घर में जो वोल्टेज होता है उसके अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है, फिर आपके घर में भेजा जाता है। चलिए, ओटेक विद्युत संयंत्र OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृथक पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस होने पर? तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है। तो क्या होता है? ओटेक विद्युत संयंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया का आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वह किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। क्या है? नाभिकीय विखंडन नहीं, हाइड्रोजन बम जो है
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो वह है हमारा महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप नगर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो राणा प्रताप नगर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो वह राज्य है हमारा राजस्थान में है राणा प्रताप। आप लोग नाम से भी देख सकते होंगे कि ये राजस्थानी नाम लग रहा है, राजपूतों का नाम लग रहा है। चलिए कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो वह जो है तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो काकरापार जो है वह गुजरात में है। गुजरात में कितने देखें, 2 देख लिए ना। चलिए अगला प्रश्न है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटका में स्थित है। कहाँ है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, देखिए क से कैगा, क से कर्नाटका, हो गया, बात खत्म। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए और आप लोग उसको अच्छे से याद करके जाए ताकि आप इन सभी प्रश्नों को